इमारतें इमारतें, चित्र तथा किताबें, मरुतसिमी और लौह स्तंभ। मरुतसिमी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसके भाई उसे कुतुब मीनार दिखाते हुए परिचित लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों में से रैप के सहारे यहाँ आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मारुतसामी कभी नहीं भूल पाएगा। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिक ने विश्व धातु वैज्ञानिक के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातुकर्म धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। लौह स्तंभ, ये डायग्राम रहा। लौह स्तंभ महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है, वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इससे बनाने के समय की जानकारी हमें इस पर खुद अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश अध्याय 10 के थे। अर्थात आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्ष बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकार की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतें को देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डब्बा रखा रहता है। इन डब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखी मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उसे गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थर से ढक दिया गया। प्रायः स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इस रास्ते को रोलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की प्रसिद्ध कलाकृतियाँ से सजे होते थे। मानचित्र 7 एक पृष्ठ संख्या 105 में अमरावती ढूंढो, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए ये स्तूप दिखाया गया है। ऊपर सांची का महान स्तूप। मध्य प्रदेश के इस तरह के स्तूप का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक अध्याय 7 के ज़माने में, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार के बाद शासकों के काल में जोड़े गए। बाएं अमरावती की एक शिल्पकृति। इन चित्रों को देखकर इसका वर्णन करो। बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया। दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन एकाश्मिक मोनोलिथ
कहा गया। ईंट से बनाए जाने वाले मंदिरों से बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंट की एक एक तरह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाए जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वाले को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाओ। दाएं, ऐहोल का दुर्ग मंदिर यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। ऐहोल का मंदिर भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्यों के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होती थी जहां लोग इकट्ठा होते थे। मानचित्र 60 पेज संख्या 105 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूप तथा मंदिर को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं। इसके लिए काफ़ी धन खर्चा होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हीं बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थानों पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाँट कर तराशने के बाद खंभों, दीवार और चौखट, फर्श तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। बाएं, उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिले इमारत को बनाया गया। कमरे के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षुक रहते और ध्यान करते। पृष्ठ 14 पर दिए गए चित्र अध्याय 2 और यह दिखाई गई गुफा में क्या अंतर है? नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र। क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार की गुफाओं की खुदाई की गई होगी? इस तरह के शानदार ढांचा का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारतों की सजावट की जाती थी, जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माल बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रोलिंग तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोग ने उन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। अध्याय 8 के पृष्ठ 83 पर दिए चित्र की तरह तुम मंदिरों और स्तूपों का निर्माण के दौरान आने वाले विभिन्न चरणों का चित्र बनाओ। चित्र कला मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यहाँ वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुक के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए थे। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांशतः चित्र मसालों की रोशनी से बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिज से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। अजंता के चित्र में तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन
नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की अपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मुंदई चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी ने, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मुंदई शहर का विनाश कर डाला। शिल्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधिल की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिर पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नागंतुकों के प्राण लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई के करीब 1400 साल पहले रचना सतनार द्वारा लिखा गया था। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा है, संस्कृत में लिखते थे। मेघदूत का एक श्लोक यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गुलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्राकृतिक प्रेमी कहा जा सकता है? पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले ही प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल सांस्कृतिक श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृति महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध की कहानियाँ। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वो करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवद गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल की राजकुमारी राम के बारे में है। राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसके बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं।
इस उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरती। पता करो कि तुम्हारे राज्य में कौन कौन से रूपांतर प्रचलित है। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटक को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिया गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रोलिंग तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिर कर बहते बहते बनारसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वो आम मिला। उसे चख कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों को देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ियों पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आम का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने की फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उनसे आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक कि उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणशन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह असफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसके शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। क्या तुम बता सकते हो कि इस कहानी में कौन सा हिस्सा दिखाया गया है या हिस्सा क्यों चुना गया है। देखिए, ये बंदर ट्री को पकड़े हुए और राजा मतलब एक राजा होने का फर्ज निभा दिया। विज्ञान की पुस्तकें। इस समय गणितज्ञ और खगोली शास्त्र आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलशास्त्रज्ञ थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में और पता लगाए। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए भी एक नई चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुआ। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक हुए, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत 4वीं शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र का एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुति संहिता में सुश्रुति ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। अन्यथा कागज आज हमारे रोजामर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हमें कागज की ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले
काई लून नामक के व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों और रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उस पानी निचोड़ और तब सुखा कर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने की इस विधि को अपनाया जाते हैं। कागज बनाने के तरीकों को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची, परंतु इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची, फिर बगदाद में यह यूरोपीय, अफ्रीका और एशियाई के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। प्राचीन भारत में पांडुलिपियां किस चीज से तैयार की जाती थी, संकेत अध्याय 1 में दिया गया। उपयोगी शास्त्र स्तूप। उपयोगी शब्द हैं स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानियां, पुराण, गणित और विज्ञान। कल्पना करो, तुम एक मंदिर के मंडप में बैठे हो। अपने चारों तरफ के दृश्य का वर्णन कीजिए। महत्वपूर्ण तिथियां। स्तूप का निर्माण 2300 साल पहले हुआ। अमरावती 2000 साल पहले। कालिदास 1600 साल पहले। लौह स्तंभ। भीतरी गांव का मंदिर। अजंता की चित्रकारी। आर्यभट्ट 1500 साल पहले। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। तिथियों पर एक नज़र। इस पूरी पुस्तक में हमने वर्ष 2000 की शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं की प्रक्रियाओं के होने की अनुमानित तिथियों की जानकारी दी है। पर अन्य पुस्तकों में जो तुम पढ़ोगे उनमें तिथियां अलग तरह से लिखी होगी। इस पुस्तक में इन तिथियों के पहले करीब या लगभग लिखा गया होगा, जैसा कि पूरा पाषाण युग अध्याय 2 के तिथियों लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई। मेहरगढ़ अध्याय 2 में कृषि और पशुपालन की शुरुआत लगभग 6000 ईस्वी पूर्व दी गई। हड़प्पा के नगरों का विकास 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुई। ऋग्वेदिक की रचना का काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व बीच हुआ। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों के नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 ईसा पूर्व हुआ। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईस्वी हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईस्वी हुआ। अशोक का शासनकाल लगभग 272 से 268 ईस्वी पूर्व से 231 के बीच हुआ। संगम साहित्य की रचना लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी में हुआ। कनिष्क का शासन लगभग 78 से 100 में हुआ। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी में। वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 से 521 ईस्वी में। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईस्वी के बीच हुआ। चीनी यात्री षवेन त्सांग का भारत आगमन 630 से 643 में। पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 से 642 ईस्वी रहा। कुछ घटनाओं के लिए, जैसा कि अशोक के शासन की शुरुआत की तिथि के रूप में तुम्हें एक से अधिक तिथियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं हो पाए कि सही तिथि क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ ही दी गई तिथियां इस बात की संकेत करती कि यह तिथियां निश्चित नहीं है। भारत का राजनीति मानचित्र। लद्दाख, लेह और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तिब्बत, इधर उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जयपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, नेपाल, सिक्किम, गंगटोक, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, नागालैंड, कोहिमा, असम, दिसपुर, शिलोंग, मेघालय, मणिपुर, इम्फाल, मिजोरम, आइजोल, इधर कर्क रेखा मिजोरम से गुजरती है, अगरतला, बांग्लादेश बीच में, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, बिहार, पटना, झारखंड, रांची, छत्तीसगढ़, रायपुर, भोपाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, गांधीनगर, दमन एंड दीव, सिलवासा, दादर नागर हवेली, मुंबई, महाराष्ट्र, हैदराबाद, तेलंगाना, पणजी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, माहे, पुडुचेरी, कावेरी, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कारिकल, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, यमन, पुडुचेरी,
ओडिशा भुवनेश्वर, और नीचे तिरुवनंतपुरम केरल के ही जस्ट श्रीलंका नीचे। इधर अंडमान निकोबार द्वीपों समूह भारत का पोर्ट ब्लेयर। इधर भी आपको अरब ओशियंस, इधर भी आप बंगाल नोट भी बना सकते हैं।